कितना सरकारी में जॉब करने वाला के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या कितना नेता के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और सरकारी अस्पताल में इलाज करवाते हैं। जीतने के बाद में कभी सरकारी स्कूल में जा करके देखें कि पढ़ाई होता है या नहीं, तो सरकारी अस्पताल में जा करके देखें अच्छा इलाज होता है कि नहीं। यहाँ तो एनडीए के प्रत्याशी दीपा मांझी को उम्मीदवार चुना गया है, तो हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि आखिर दीपा मांझी जी जीत कर आए हैं इमामगंज विधानसभा में, तो क्या क्या परिवर्तन करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम अगर दीपा मांझी चुनाव जीत करके आते हैं तो आदरणीय श्री जीतन राम मांझी को जी को जो अधूरे कार्य हैं उसको पूरा करने के प्रथम उन्होंने काम करेंगे। सर, आप बोले कि अधूरे काम बचा हुआ है, तो क्या जितना मांझी जी भी उसको पूरा कर सकते थे 9 साल में। जैसे देखिए, सभी कार्य की एक समय अवधि होती है जी। कोई भी परिपूर्ण नहीं हो सकता है, भगवान भी है तो परिपूर्ण नहीं होगा। काम की एक परिसीमा होती है, समय सीमा होती है, कार्य उसी के अंडर में होता है। ऐसा नहीं कहीं कि जादू के छड़ी है जीतन राम मांझी के यहाँ घुमाए या पूरा इमामगंज क्लियर, ऐसा तो होता नहीं है। तो आप बात को समझिए, विकास एक प्रक्रिया है जो सतत चलते रहती है, एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। आप देख रहे होंगे आप कि इमामगंज में अगर आप घूम रहे हैं, पत्रकार महोदय हैं आप, तो इमामगंज में चल जाइए छकरबंधा, चल जाइए लुकियातरी, चल जाइए देवचंडी, चल जाइए नंदई, चल जाइए मांडर, चल जाइए परसा चुआ, चल जाइए बेरास भंगिया पंचायत, कहाँ नहीं आपको रोड दिखता है, कहाँ नहीं रोशनी की व्यवस्था है। तो उस सब पर भी तो जरा चर्चा कीजिए। जीतन राम मांझी लगातार क्षेत्रों में काम करके लगभग 40 से अधिक पुल की उन्होंने जो स्थापना की है, पुल उन्होंने बनाने का काम किया है, वह विकास रूपी तो आपको तो दिख रहा है। सर, अब बहुत से हर कोई सड़क की बात करते हैं और आपको बताना चाहते हैं डॉक्टर संतोष मांझी बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री हैं। लगभग 200 करोड़ से अधिक इमामगंज विधानसभा में केवल काम किया गया है। यहाँ के आहरा पोखरा बनाकर किसान भाइयों, मजदूर भाइयों जो बाहर काम करने जाते थे, उन पलायन को रोकने के लिए, उनके घर में ही काम देने के लिए, सिंचाई को व्यवस्थित करने के लिए कहीं न कहीं जो आहरा पोखरा है और गार्लैंड ट्रेंच है उसको जो बनाने का काम किया है, इस तो स्पष्ट रूप से पता चल रहा है। इसको भी दिखाने की आवश्यकता है, इसको भी जानने की आवश्यकता है। सर, बहुत से हर कोई ये मुद्दा उठा रहे हैं कि सड़कें पूरा बन गया है, पुलिया बहुत सा बन गया है, लेकिन सरकारी स्कूल के शिक्षा व्यवस्था पे कोई चर्चा करते हैं कि जीतने के बाद में कभी सरकारी स्कूल में जा करके देखें कि पढ़ाई होता है या नहीं, तो सरकारी अस्पताल में जा करके देखें अच्छा इलाज होता है कि नहीं। यहाँ पर रोकना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा देश में आईएएस कहाँ पैदा होता है? बिहार में। है? बिहार से ही पैदा होता है, बिहार से लोग बिहार। तो बिहार के स्कूलों की शिक्षा की व्यवस्था पर आप कैसे सवाल उठा सकते हैं? जाओ, जो देश का सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस पैदा करता हो उसकी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? कितना आप इस बात को इंगित करने का भी प्रयास कीजिए कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया है वह उदाहरण स्वरूप है। जरा 2015 के पहले 2005 के पहले वाला भी तो विद्यालय खोले। आप चरवाहा विद्यालय खोले चल रहे हैं क्या? यहाँ चरवाहा विद्यालय नहीं है, यहाँ शिक्षक समय पर आते हैं और समय पर पढ़ाई की भी व्यवस्था की जाती है। यहाँ छकरबंदा हो, लुटवा हो, पनकारा हो, आपका नंदई हो, उन सब स्कूलों में भी तो जा कर के देखिए, शिक्षक लोग वहाँ पढ़ाने का काम करते हैं। रही जो उस तरह के कई अगर कुछ शिक्षक कामचोर शिक्षक लोग चिन्हित होते हैं तो उस पर कार्रवाई करने का हम लोग काम करेंगे। अगर आप लोग संज्ञान देती है, पब्लिक संज्ञान देती है, हम लोग भी उस पर कार्रवाई करेंगे, सरकार कार्रवाई करने का काम। अच्छा सर, कितना सरकारी में जॉब करने वाला के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या कितना नेता के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और सरकारी अस्पताल में इलाज करवाते हैं? देखिए, आप बिल्कुल जो बात बोले उस चीज़ से मैं अक्षरशः सहमत हूँ। हमारे नेता जीतन राम मांझी जी का भी कहना है कि भांगी का संतान हो या राष्ट्रपति का संतान, सबको शिक्षा मिले एक समान। कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात किस नेता ने किया है? जीतन राम मांझी उसका नाम है। समान शिक्षा प्रणाली, चाहे डीएम हो, एसपी हो या फिर चपरासी क्लर्क का बेटा हो, सबको समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। इसकी वकालत कौन करता है? इसकी वकालत जीतन राम मांझी करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो में ये शामिल है कि हमको समान शिक्षा की व्यवस्था की जाए, ताकि गरीब का बेटा, जो मजदूर का बेटा, जो किसान का बेटा और एक आईएएस का भी बेटा, उसको भी कम से कम समान रूप से पढ़ने का अवसर मिले, बढ़ने का अवसर मिले, ताकि वह भी आगे बढ़ सके। क्या लगता है सर कि इमामगंज विधानसभा से दीपा मांझी जी का सीट मतलब समझिए कि फिक्स है क्या?
ये फिक्स की बात नहीं हम कर सकते। जनता का आशीर्वाद आप देख रहे हैं। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग गरीब परिवार से हैं। आप लोग फील्ड पे घूम हम रहे लोग हैं। नहीं, हम लोग कमाते हैं तक खाते हैं, एकदम क्लियर कर देते हैं। दीपा मांझी जी, संतोष मांझी जी, जीतन राम मांझी और हम के साथी सिपाही यहाँ काम कर रहे हैं। काम के बल पर हमको यहाँ पर लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, ऐसे आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। दूसरा क्षेत्र में चल जाइए ना, क्या लोग बोलते हैं इसे छिपा हुआ नहीं है। तो काम के बल पर हम लोग कहते हैं कि 100% दीपा मांझी चुनाव जी जीतेगी। चलिए, एक चचा हैं, कहाँ से हैं चचा? यहीं घर है? सूजी घर है, सूजी तो किनका जिता रहे हैं? जितना मानी जीतन मांझी जी को। क्यों? पूछो क्यों कर। अच्छा, उनको वोट दे रहे हैं। हाँ हाँ जीत ली यार। आप लोग सब उसी पे वोट दीजिएगा? बिल्कुल ओके। एकदम मैंने फिक्स कर लिए हैं कि नेता जब भी आएंगे तो हम चुन लिए तो फिक्स कर लिए हैं पक्का। पुराना नेता है। है पीछे डबल इंजन की सरकार रहेगी, चलते रहेगी, इसीलिए काम होगा, नहीं तो बिगड़ा सिगड़ा काम होगा फिर। यानी केंद्र में भी इनका सरकार है, बिहार में भी इनका सरकार है है और रहेगा। अब सरकार रहेगा तो रहेगा, और तभी इमामगंज विधानसभा में विकास विकास होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।